तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते राजशेखर? ये काम इतना आसान नहीं जितना तुम समझते हो। आसान ना सही, पर नामुमकिन तो नहीं। और फिर आप चाहें तो क्या नहीं हो सकता। वैसे भी आप तो हमेशा से ही हमारे मददगार रहे हैं, इसलिए। तुम्हारी मदद करने से मैंने कब इनकार किया है? वो तो मैं करता हूं और अब भी कर सकता हूं, लेकिन हर काम का एक तरीका होता है, एक रूटीन होता है। अब जब तक मेरा जूनियर, मेरा मतलब उस इंजीनियर केदार से है, तुम्हारे काम की रिपोर्ट नहीं भेजेगा तो तुम्हारे कागजात पे दस्तखत कैसे कर सकता हूं? और अब वो क्या रिपोर्ट भेजेगा ये तो मैं कह नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कि उस कल के इंजीनियर केदार की इतनी हैसियत हो गई कि अब मेरे काम भी उसके कलम के मोहताज रहेंगे। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। आपको कुछ ना कुछ करना होगा। मैं जो कुछ कर सकता हूं वो तो करूंगा ही, लेकिन बेहतर यही होता कि तुम एक बार केदार से मिल लेते। हो सकता है कि वो तुम्हारे जाल में फंस जाए और फिर तुम तो एक मजे हुए खिलाड़ी हो। न जाने ऐसे कितने ही केदार तुम्हारी जिंदगी के आईने में तुम उतार चुके हो। केदार से मिलने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। सवाल मेरी इज्जत का है। इतने सालों में यह पहली बार होगा कि मैं खुद चलकर किसी के पास जाऊं। और फिर आप तो जानते ही हैं कि हर आया नया मुलाजिम अपने आप मेरी तरफ खिंचा चला आता है। वो तो ठीक है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जरूरत जिंदगी में क्या कुछ नहीं करवाती है। इस वक्त जरूरत तुम्हारी है। हो सकता है कि कल उसकी जरूरत इतनी बढ़ जाए कि वो अपने आप तुम्हारे तक खिंचा चला जाए। इसमें कुर्ता, हाँ यहाँ तो दिखता नहीं है। निशा, निशा, ये क्या निशा निशा लगा रखा है? क्या बात है? निशा वो कुर्ता नहीं मिल रहा है, तुम ही ढूंढ के दो ना प्लीज। यहाँ कौन से आपके दर्जनों कुर्ते हैं जो ढूंढ दूं? 2 कुर्ते थे, पड़े हैं बाथरूम में गंदे। निशा देखो, जो कुछ मेरे पास है मैं उसी में खुश हूँ। जब मैं खुश हूँ तो तुम्हें भी खुश रहना चाहिए। निशा, मुझे तुम्हारा ये रूखापन, ये सोना सोना से चेहरा अच्छा नहीं लगता। तो सोना प्लीज। जब जिंदगी में ही रूखापन आ गया हो तो चेहरे पर खुशी कहाँ से आएगी? निशा, कैसी और कौन सी खुशी की बात कर रही हो तुम? ये जो तुम्हारा घर है, छोटा सा परिवार है, क्या इसमें तुम्हें कोई खुशी नजर नहीं आती? मैं इसी घर, इसी परिवार की खुशियों की बात कर रही हूँ। आखिर क्या है हमारे पास जिसे हम शान से सिर उठाकर जी सके, सोसाइटी के कंधों से कंधा मिलाकर चल सके और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बना सके? यही तो दिक्कत है तुम्हें निशा। क्या है कि तुमने हमेशा अपने से ऊपर वाले हैसियत के लोगों को देखा है। देखो निशा, अगर तुमने अपने से नीचे वाले लोगों को, इस समाज को देखा होता तो तुम्हें एहसास होता कि हमारी जिंदगी में कितना सुकून, कितनी खुशी है। आपके लिए खुशी और सुकून की बात हो सकती है क्योंकि आपने अपने आप को एक दायरे में समेट कर रख लिया है और आप उससे बाहर कुछ सोच भी नहीं सकते। अगर एक बार आप उससे बाहर झांक कर देखें तो आपको एहसास हो जाएगा कि वही लोग जो आप जैसी पोस्ट पर काम कर रहे हैं वो कहाँ खड़े हैं और आप कहाँ खड़े हैं। तो तुम उन लोगों की बात कर रही हो निशा, जिन्होंने अपनी जिंदगी के सिद्धांतों को पैसों की बलि चढ़ा दिया हो। लेकिन ये मत भूलो निशा कि बेईमानी में डूबे ऐसे लोगों की जिंदगी ऊपर से बेशक रंगीन नजर आती हो, लेकिन भीतर ही भीतर बेईमानी का दिमक उनके ज़मीर, उनकी आत्मा को खोखला कर देता है। एक जरा सी आहट उनके दिल में खौफ पैदा कर देती है। मिस्टर शेखर, आप? जी हाँ, मैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपने मेरे घर आने की तकलीफ क्यों की? अजी, आप इसे तकलीफ कहते हैं, मैं तो इसे अपना सौभाग्य समझता हूँ कि आप जैसी हस्ती के दर्शन कर रहा हूँ। हाँ, बिन बुलाए चला आया हूँ, इसके लिए माफी चाहता हूँ। क्या आप घर आए मेहमान को बैठने के लिए नहीं कहेंगे? तशरीफ रखिए। शुक्रिया। हाँ तो मिस्टर शेखर, कहिए क्या काम है आपको? काम कुछ खास नहीं, बस यूं ही आपसे मिलने की तमन्ना थी, सो चला आया। मुझसे मिलने की तमन्ना तो आप ऑफिस में भी पूरी कर सकते थे। और तो और, आपको तो कई साल हो गए हमारे ऑफिस आते जाते। बिल्कुल ठीक कहा आपने। सालों गुजर गए मुझे आपके डिपार्टमेंट आते और उसकी खिदमत करते। ये जो आपके डिपार्टमेंट की बुलंद इमारतें हैं, ये तकरीबन सारी मेरी ही बनाई हुई हैं।
राजशेखर की जुबान पत्थर की लकीर है, जो कहता हूं वही करता हूं। इसीलिए तो आपके डिपार्टमेंट के तमाम सीनियर ऑफिसर्स मुझ पर पूरा भरोसा करते हैं। देखिए मिस्टर शेखर, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो अपनी आंखें बंद करके किसी पर भी भरोसा कर ले। मेरे भरोसे की कसौटी इंसान का काम है, और आपका काम और उसकी क्वालिटी मैं अच्छी तरह देख चुका हूं। आज से जो आप देखेंगे वो हमारी नजरों से देखेंगे, और देखने और परखने में हमारी नजरें कभी धोखा नहीं खाती। क्या मतलब? कहना क्या चाहते हैं आप? मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर आपको कोई शिकायत हो या फिर कोई जरूरत तो आप मुझसे कहें। जब हम दोनों के इरादे एक होंगे तो रास्ता खुद ब खुद ही निकल जाएगा। खैर ये बातें छोड़ें, ये एक छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से भाभी के लिए। मिस्टर शेखर, आप क्या समझते हैं आपका ये खिलौना देखकर मैं पिघल जाऊंगा या मेरे इरादे बदल जाएंगे? यू आर सैडली मिस्टेकन मिस्टर शेखर। आप इस सौगात को ले जाइए यहां से, और अगर कोई दफ्तरी काम हो उसके लिए मेरा ऑफिस है, मेरा घर नहीं। यू मे लीव। मैंने तो आपको अपना समझकर आपको इज्जत दी। खैर अपनी अपनी समझ है, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन ले मिस्टर केदार, राजशेखर का काम ना तो आज तक कभी रुका है ना आगे कभी रुकेगा। केदार, तुम्हें याद है जब हम कॉलेज में पढ़ा करते थे यार, कितने बुलंद इरादे होते थे हमारे, और खासतौर से भविष्य को लेकर हमने कितने सपने संजोए थे। लेकिन दोस्त, मैं एक नतीजे पे आया। मैंने ये बात महसूस की है कि इंसान खुद चाहे अपने उसूलों में, अपने सिद्धांतों में कितना ही पाबंद क्यों ना हो, वो दूसरों को अपने उसूलों में नहीं ढाल सकता। नहीं राज, मैं तुम्हारी इस बात से सहमत नहीं। अगर इंसान के इरादे बुलंद हो तो दुनिया की कोई ताकत उसे उन इरादों से डिगा नहीं सकती। नहीं केदार, ये सिद्धांत, ये उसूल, ये इरादे, ये सब कहने सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन जब इंसान अपनी जिंदगी की हकीकत से गुजरता है तो यही इरादे, यही सिद्धांत, यही उसूल उसकी जिंदगी में कदम कदम पे रुकावटें खड़ी कर देते हैं। तो दोस्त, मैं तो इस नतीजे पे आया हूं, मैंने तो फैसला कर लिया है कि दुनिया अपनी राह चले चले, मुझे दुनिया से कोई गरज नहीं। भाई मैं जैसा हूं अपने आप में ठीक हूं। नहीं राज, मैं ना ऐसा सोच सकता हूं ना ऐसा कर सकता हूं। मेरी ही निगाहों के सामने कोई बेईमानी करे तो मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं? मुझे अब भी याद है कि हम दोनों ने इसी शहर में स्ट्रगल किया, और स्ट्रगल करते करते आज हम इस मुकाम पर पहुंचे। उस स्ट्रगल के दौरान जब हमें डिग्री हासिल हुई, उस वक्त हमें सिर्फ एक ही परेशानी थी, वो थी नौकरी। राज, जब हमें नौकरी मिली तो हम कितने खुश थे। हाँ, नौकरी क्या मिली थी, लगता था दुनिया जहां की दौलत मिल गई है। तो ऐसा क्यों है मेरे दोस्त? जब हम उस वक्त खुश थे, अब हम क्यों नहीं खुश रह सकते हैं? क्या जिंदगी में पैसा ही सब कुछ है? अरे मैंने ऐसा कब कहा, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि मेरे लिए जिंदगी में पैसे की कोई अहमियत नहीं है। अरे भाई, मुझे जितना मिलता है उसमें मैं, मेरा परिवार, हम सब खुश हैं। लेकिन राज, जिन्हें खुशी दौलत से मिलती हो, भला मैं उनके लिए क्या कर सकता हूं? अरे भाई, तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते बाद में सोचेंगे। केदार, तुम्हें याद है शादी के शुरू शुरू में हम दोनों परिवार अक्सर घूमने जाया करते थे यार, कितना आनंद आता था। क्यों ना आज ही पुरानी यादों को फिर दोबारा से ताजा किया जाए, और आज ही। राज, कहाँ खो गई हैं भाभी जी आप? कुछ नहीं भाई साहब, बस यूं ही जरा। हाँ, बस यूं ही पुरानी यादों में खो गई थी आप। और फिर भला ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि भाभी जी यही तो वो जगह है जिससे आपका गहरा संबंध है। इसी जगह पे तो आप और केदार शादी से पहले आके मिला करते थे। आप जानती हैं भाभी, केदार मुझसे बहाना बनाकर निकल जाता और घंटों में इसका इंतजार करते करते परेशान हो जाता। बाद में पता चलता
कि जनाब आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो सारी दुनिया जहां को भुला बैठे। खैर, आज आप इस जगह में अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कीजिए। भूख लगे तो खाना खाने चले आना। मैं और सुशीला आप लोगों के लिए खाना तैयार कर दूँ। निशा, ये वक्त भी क्या चीज है, इस तरह भागता है कुछ पता ही नहीं चलता, लेकिन अपने पीछे इतनी हसीन यादों को छोड़ जाता है। जब आदमी सोचने बैठता है ना, दिल कितना खुश होता है। निशा, जब तुम गुजरे हुए कल की यादें ताज़ा करती हो, तुम्हारे दिल में वो हलचल सी पैदा नहीं होती? देखो केदार, यादें अपनी जगह हैं और जिंदगी अपनी जगह। जिंदगी गुजारने के लिए सिर्फ यादों का सहारा नहीं, बल्कि और भी बहुत कुछ चाहिए। मैंने तुम्हें लाख समझाने की कोशिश की, मगर तुम हो कि अपनी ही धुन में मगन रहते हो। निशा, तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ और मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। केदार, अगर तुम्हें मेरी खुशी का जरा भी ख्याल होता तो तुम उस कंट्रैक्टर से ऐसे पेश कभी नहीं आते। मैं पूछती हूँ, अगर वो इज्जत और प्यार से कुछ देना भी चाहता था तो इसमें बुराई क्या है? कोई हम भीख तो नहीं मांग रहे थे ना। बेईमानी का पैसा भीख मांगने से भी बड़ी जिल्लत है निशा। देखो निशा, सब ठीक हो जाएगा। हम जो कुछ भी कमाएंगे अपनी मेहनत से कमाएंगे, ईमानदारी से कमाएंगे। बस सिर्फ तुम खुश हो। चलो निशा। आइए हुजूर आइए। तो भूख लगी गई आप दोनों को। बेटे क्या हाल है? हाँ? कुछ चेक करूं? तुम लोग ठीक हो? कुछ खाने को दिया कि नहीं? हाँ, ये सब आपके प्रिपरेशन है। वाह, ये भेलपूरी। अरे कुछ भी हो यार, भाभी तो जबरदस्त खाना बनाती है। वाह। अरे भाई, खाना ही तो बनाना आता है इसे, और आता ही क्या, कुछ नहीं आता। हाँ हाँ, गांव की जो ठहरी गवार हूँ ना, मुझे और कुछ आ भी क्या सकता है। अरे भाई, आप बुरा मान गई। हम तो आपकी तारीफ ही कर रहे थे। सच बात तो यह है कि अपनी जिंदगी में तुम्हें पत्नी के रूप में पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया है। हाँ केदार, तुम्हारे डिपार्टमेंट में एक कॉन्ट्रैक्टर है, क्या नाम है उसका? राजशेखर। सुना बहुत अक्खड़ और बहुत ऊंची पहुंच वाला आदमी है। अरे होगा, उसका अक्खड़ पर नहीं चलने वाला मेरे सामने। निशा तो अच्छी तरह जानती है। क्यों भाभी जी, केदार सही कह रहा है या यूं ही शेखी बघार रहा है? भाई साहब, आप तो जानते ही हैं, ये झूठ तो कभी बोलते ही नहीं। राजा हरिश्चंद्र जो ठहरे। मैं आपके कहे मुताबिक उस 2 टके के मुलाजिम के घर जाकर उससे मिला, और नतीजा क्या निकला? 0, सिर्फ 0। मैं अब आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। आप जल्द से जल्द उसके खिलाफ कोई डिपार्टमेंटल कार्रवाई करें। ये मेरी इज्जत का सवाल है। मैं तुम्हारी इज्जत समझता हूँ। उसे तुम ही नहीं, हम सब परेशान हैं। उसने हमारे तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं, लेकिन बेवजह किसी पर एक्शन नहीं लिया जा सकता। उसने मुझे जलील किया, मेरी बेइज्जती की, और आप कहते हैं कि बेवजह किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा सकता। आप अभी और इसी वक्त उसको सस्पेंड करें। सस्पेंड कर दूं? ये कोई बच्चों का खेल नहीं। उसने तुम्हारी बेइज्जती की, तुम्हें जलील किया। इसका डिपार्टमेंट के साथ क्या ताल्लुक? ये तुम्हारा निजी मामला है। हाँ, अगर तुम डिपार्टमेंट के मुलाजिम होते तो मैं तुम्हारे लिए कुछ सोच सकता था। आप इतने सीनियर ऑफिसर हैं, वो आपका जूनियर है, आपके पास पावर है, और आप कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। इतने बरस हो गए तुम्हें इस दफ्तर से जुड़े, लेकिन कुछ नहीं समझे। सरकार से जुड़े हर शख्स की अपनी अहमियत होती है, पावर है। हाँ, ये अलग बात है कि किसी के पास कम और किसी के पास ज्यादा। तुम अगर उसके खिलाफ कुछ करना चाहते हो तो जरूर करो, जहां तक मुमकिन हो सकेगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो ठीक है, अब मैं ही कुछ ना कुछ करूंगा। ये है आउट हाउस बिल्डिंग के टेंडर का ड्राफ्ट। यू प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू सर। ये तो बिल्कुल ठीक है,
रंजना, तुम ऐसा करो, साहब के साइन करा के इसको प्रेस में भेज दो। राइट सर। एक मिनट रंजना, मुझे तुमसे कुछ और कहना है। अब मुझे भी इस डिपार्टमेंट में काम करते हुए कई साल हो गए हैं, लेकिन इतने सालों में इस डिपार्टमेंट में सिर्फ तुम मेरी नेचर को समझ पाई हो। सच बात तो यह है रंजना कि इस डिपार्टमेंट की कुछ ऐसी बातें थी जिनसे मैं बिल्कुल अनजान था, और उनको समझने में तुमने मेरी बहुत मदद की। सर, ये तो मेरा फर्ज था, और फिर आपकी ईमानदारी को देखते हुए मेरा खुद ही दिल चाहा कि आपके सामने सही तस्वीर पेश की जाए। तो क्या मैं विश्वास करके चलूं कि आगे भी तुम मेरी मदद करती रहोगी? सर, इंसानों के बीच विश्वास की नींव गहराई तक होनी चाहिए। बार बार नींव डालने से तो वो कमजोरी होगी ना। अब मैं चलूं सर? ओके रंजना। ओके सर, थैंक यू। आउट हाउस का टेंडर? शिकार अब खुद ब खुद हमारे जाल में फंस जाएगा। देखता हूं कैसे बचता है। बहुत ईमानदार समझता है अपने आप को। बिहारी। जी सरकार। बिहारी, ये आउट हाउस का टेंडर हमें जैसे भी हो हासिल करना है। समझ नहीं आता सरकार, आखिर इस टेंडर में ऐसा क्या है जिसे आप हासिल करना चाहते हैं? हाँ सरकार, ये मामूली सा टेंडर भरना आपकी शान के खिलाफ है। मगर ये टेंडर मैं नहीं बल्कि तुम अपने नाम से भरोगे। क्या कहा? टेंडर मैं अपने नाम से भरूंगा? भला सरकार, आपके रहते मेरी इतनी जरूरत कहाँ? तुमसे जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो। ये टेंडर तुमसे भरवाने में मेरा एक खास मकसद है, और वो मकसद क्या है यह तुम लोगों को बहुत जल्द पता चल जाएगा। वो तो मैं जानता ही था, आपकी हर बात में मकसद छुपा होता है। हाँ बिहारी, इस टेंडर में कम से कम दाम भरो, बाकी मैं सब देख लूंगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपकी तारीफ? जी, मेरा नाम नवाब है, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ। बैठिए, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। कहिए, कैसे आना हुआ आपका? जी, बात दरअसल ये है कि मेरा कुछ बकाया था। यूं तो कोई मुझे जल्दी ना थी, और फिर सच बात ये है, सरकारी पैसा है, मेरे पास रहे या सरकार के पास रहे, रहेगा तो महफूज ही। मगर इधर एक बड़ा टेंडर ले लिया था, उसी में उलझ गया हूँ, और फिर मेरे को पैसों की भी जरूरत है। इसीलिए मैं चाहता था कि अगर मेरी बकाया रकम जल्दी से मुझे मिल जाती तो बेहतर रहता। देखिए नवाब साहब, हमारा विभाग बेवजह किसी का बकाया नहीं रखता। रही आपके बिल क्लियर ना होने की बात, तो कोई वजह होगी। अजी, वजह और दिक्कतें ये तो आजकल इंसानी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी हैं। वजह आती भी रहती हैं और जाती भी रहती हैं। मैं सब वजह दूर कर दूंगा। आप मेहरबानी करके मेरा बिल क्लियर करवा दीजिए। मेरे लायक जो खिदमत होगी मैं जरूर करूंगा। मैं आपकी बातों का मतलब समझता हूँ कि किस तरह से आप मेरी खिदमत करना चाहते हैं। मैं न खिदमत करता हूँ न खिदमत करवाता हूँ। रही आपके बिल्स की बात, तो मैं देखूंगा, अगर सब चीजें ठीक रही तो मैं आपकी पेमेंट जल्दी दिलाने की कोशिश करूंगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार सरकार। तुम बेफिक्र रहो बिहारी, मैंने पूरा इंतजाम कर लिया है। टेंडर तुम्हारे नाम ही खुलेगा, और इसके बाद क्या करना है वो सब मैं बाद में बताऊंगा। अब तुम जाओ, तुम्हारी मेरे साथ मौजूदगी उस इंजीनियर केदार के दिल में शक पैदा कर सकती है। समझ गया सरकार। आओ राजशेखर आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैंने साइन कर दिए हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी तुम्हारे आदमी बिहारी को ही मिला है। अब आगे क्या करना है इसके बारे में तुम सोचो। अब आगे क्या करना है
ये सब मैंने सोच रखा है। रंजना, यस सर। आउट हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए जो टेंडर्स कॉल किए गए थे, अच्छी क्वालिटी और कम रेट की वजह से वो मैसेज अवध बिहारी कंस्ट्रक्शन को मिला है। ये और लेटर को भेज दो। सर, इस अवध बिहारी को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। ये राजशेखर का बहुत ही करीबी आदमी है। कहीं इसमें कोई चाल तो नहीं? रंजना, बेशक वो राजशेखर का अपना आदमी हो, हमें उससे क्या लेना देना। डिपार्टमेंट का मतलब है कंस्ट्रक्शन से, और कंस्ट्रक्शन कैसी चल रही है वो देखना हमारा काम है। दैट्स ऑल। रिलैक्स रिलैक्स। ओके सर। प्यारे, इन दीवारों को फौलाद की तरह मजबूत कर दो ताकि किसी को कोई शिकायत ना रहे। सरकार, फौलाद तो क्या, उससे भी कहीं ज्यादा भरकर मजबूत है। जैसा आप कह रहे हैं सब वैसा हो रहा है। सरकार आइए। मगर एक बात है सरकार, ये सौदा 100% घाटे का है। जितने मटेरियल में हम एक बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं, उतना मटेरियल तो इसकी दीवारों में लग गया है हुजूर। अरे बेवकूफ, ये सौदा हम पैसा कमाने के घर से नहीं कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इस इमारत की मजबूती हमारे लिए दौलत का अंबार लगा देगी। जी हुजूर। और सुनो, अब जो मैं तुमसे कहने वाला हूं उसे ध्यान से सुनो। समझ गया सरकार, सब समझ गया। नमस्कार हुजूर। नमस्कार नमस्कार। अवध जी, कैसा चल रहा है आपका काम? हुजूर, हाथ कंगन को आरसी क्या, खुद ही चलकर देख लीजिए। देख लीजिए सर, कहीं कोई कमी नहीं है। जैसा आप चाहते थे काम बिल्कुल वैसा ही हो रहा है हुजूर। नहीं अवध जी, काम तो बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। स्टॉक रजिस्टर ले आओ, सीमेंट स्टॉक देखना है मुझे। अवध बिहारी जी। जी सरकार। काम बहुत ही सेटिस्फैक्टरी हो रहा है। और देखो, अगर इसी तरह आप ईमानदारी से काम करते रहोगे तो वो दिन दूर नहीं जब तुम बहुत तरक्की करोगे। ये लो। हाँ, शुक्रिया सरकार। ओके। आइए सरकार। नमस्कार। नमस्कार सर। चौकीदार, हम बहुत खुश हुए। ये लो हमारी तरफ से इनाम, जाओ मौज करो। बहुत बहुत शुक्रिया सरकार, बहुत बहुत शुक्रिया। जाओ। चौकीदार, ओए चौकीदार, अबे देख अपने साहब आए हैं। अबे इंजीनियर साहब आए हैं। अबे वो देख, वो सामने खड़े हैं। जल्दी से गोदाम खोलो, कुछ बोरी सीमेंट चाहिए। जल्दी कर। चल हट यार।
देखिए मिस्टर केदार, अब मैं आपकी कोई दलील सुनने को तैयार नहीं हूं। चौकीदार के बयान के मुताबिक उस रात आप ही ने सीमेंट के गोदाम से सीमेंट निकाला है। बेशक सर, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये सब झूठ है। मैंने कोई चोरी नहीं की, कोई सीमेंट नहीं निकाला मेरे वहां से। आप फिर भी मेरी वफादारी और ईमानदारी पर शक किए जा रहे हैं। कि तो कोई गुंजाइश ही नहीं रही। आपकी बेईमानी अब यकीन में बदल गई है। आई एम सॉरी मिस्टर केदार, जो हालात है उनको देखते हुए मैं आपको सस्पेंड करता हूँ। उनकी राय मेरी सीनियर अफसर की भी है। मैं नहीं जानता था सर कि ये डिपार्टमेंट मेरी ईमानदारी को नजरअंदाज कर रहा है, मेरे ऊपर इल्जाम लगाया। ये मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन मेरी एक बात याद रखिए, मैं एक दिन साबित करके रहूंगा कि जो इल्जाम मुझ पर लगाया गया है वो सरासर झूठा और बेबुनियाद है, मेरे खिलाफ एक साजिश है। ये कैसे मिजाज हैं इंजीनियर साहब? लीजिए सर, आज की शाम आपके नाम। नहीं सरकार, आज की शाम केदार की बर्बादी के नाम। बेचारा केदार बहुत ईमानदार समझता था अपने आप को, लेकिन हमने भी बेईमानी का ठप्पा लगा ही दिया उसकी जिंदगी को। अब वो अच्छी तरह से समझ गया होगा कि राजशेखर के साथ टकराने का अंजाम क्या होता है। वैसे सर, क्या ख्याल है आपका, कब तक सस्पेंड रहेगा वो? अरे राजशेखर साहब, अभी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी, सबूत इकट्ठे होंगे। सालों लग सकते हैं, लेकिन दारो मदार केदार पर है कि वो अपनी लड़ाई किस तरह लड़ेगा और क्या करेगा। वो बेचारा क्या करेगा, उसे तो कुछ करने लायक छोड़ा ही नहीं, क्यों सरकार? केदार, अभी परेशान होने में कुछ नहीं रखा है। देखना यह है कि आखिर सब हुआ तो क्यों हुआ और इसकी वजह क्या है। वजह है इनका जिद्दीपन, इनकी ईमानदारी, जिसका बहुत दम भरते थे। बहुत नाज था ना आपको अपनी ईमानदारी और अपने उसूलों पर। क्या मिला आपको अपनी ईमानदारी से? इन बच्चों का क्या होगा, इनके भविष्य का क्या होगा, मेरा क्या होगा? आपने हम सबको अपनी ईमानदारी और सिद्धांतों की परी चढ़ा। आज आपने साबित कर दिया कि आपको हमसे नहीं बल्कि अपने उसूलों से प्यार है। निशा चुप हो जाओ, भगवान के लिए चुप हो जाओ। देखो निशा, अगर मैं हालात का शिकार हो गया तो इसमें भला मेरा क्या दोष है, तुम ही बताओ। अगर हम इन मासूम बच्चों के सामने अपनी परेशानियों का रोना रोएंगे तो इन पर क्या असर पड़ेगा? और आपको जो यूं नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया है, उसका असर इस घर और इन बच्चों पर नहीं पड़ेगा क्या? भाभी जी, हिम्मत से काम लीजिए। अरे भाई, केदार नौकरी से सस्पेंड किया गया है, उसे नौकरी से निकाला नहीं है। रही इसके खिलाफ जो षड्यंत्र रचा गया है, उसका भांडाफोड़ होकर ही रहेगा। मैं केदार के साथ हूँ भाभी, देखते रहिए सब ठीक हो जाएगा। केदार फिर से बहाल हो नौकरी पे जाएगा। मैं जिस तरह तुमने मेरी जिंदगी में कांटे बोए हैं ना,
उसी तरह मैंने तुम्हारा जीना हराम न कर दिया तो मेरा नाम केदार नहीं। किसने किसकी जिंदगी दुश्वार कर दी, ये बात तो आज वक्त ने बिल्कुल साफ करके रख दी है। मिस्टर केदार, मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। मैं तो आज भी तुम्हें अपना ही समझता हूँ। मुझे पूरी हमदर्दी है तुमसे। इससे अगर कोई मदद हो तो मैं जरूर करूंगा। अरे ये हमदर्दी किसी और को दिखाओ। मैं तुम्हारी मक्कारी और चालों को अच्छी तरह समझ गया। मिस्टर शेखर, ये मत भूलो कि मैं कुछ कर नहीं सकता। अपने ऊपर लगा ये कलंक को मैं मिटा कर ही रहूंगा। टेक इट फ्रॉम मी। हाँ बिहारी, केदार यहाँ आया था। जरूर तुमसे भी मिलने आएगा, तो फौरन मेरे पास चले आओ। जी नमस्ते। नमस्ते। आप? जी मेरा नाम बिहारी है, अवध बिहारी। मगर मैंने आपको पहचाना नहीं। मुझे ठेकेदार राजशेखर ने आपके पास भेजा है। ठेकेदार राजशेखर ने? लेकिन उन्होंने आपको यहाँ क्यों भेजा है? बात दरअसल ये है बहन जी कि हमारे राजशेखर साहब बहुत रहमदिल इंसान हैं। जरा सा किसी को परेशानी की हालत में देखते हैं तो पिघल जाते हैं। आप लोगों की परेशानी भी उनसे देख ही नहीं गई, सो मुझे यहाँ भेज दिया। ये कुछ पैसे रख लीजिए, रख लीजिएगा। अगर मगर छोड़िए बहन जी, कर समझ कर रख लीजिएगा। अच्छा नमस्ते। मम्मी ये मेरे लिए है। हाँ बेटा, ये तुम्हारे लिए और वो सुजाता के लिए। मम्मी हम खेलने जाए? हाँ जाओ। पापा मम्मी हमारे लिए खिलौने लाई। वाह बेटा वाह। निशा, निशा ये चीजें कहां से आई? निशा मैं कह रहा हूं ये सब कहां से आया? कौन आपका अपना है और कौन गैर, इसकी पहचान भले ही आपको ना हो, लेकिन लोगों को है। लोगों को? किनकी बातें कर रहे हो तुम? वही जिसे आप अपना दुश्मन समझते हैं। उसी राजशेखर ने हमारी मदद की है। अच्छा अच्छा, ये सब चीजें राजशेखर के पैसों से आई हैं। ठीक है, बस यही कमी तो थी मेरे घर में, जिसके लिए तुम मुझे ताने दिया करती थी। कमी? अरे सबसे बड़ी कमी तो आपके अंदर है। अगर आप उसे दूर कर लें तो हमारी जिंदगी में पग पग पर खुशियां होंगी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अब तुम यहाँ क्या लेने आए हो राजशेखर? तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मदद करने को कौन कहता है? ये तो इंसानियत का तकाजा है जिसने खुद ब खुद मेरे कदम तुम्हारे घर की तरफ मोड़ दिए। नमस्कार भाभी। नमस्कार। भाभी, आपके पति ना समझ सही, पर आप तो समझदार लगती हो। इन्हें समझाते क्यों नहीं? और फिर मैं कोई गैर तो नहीं, आप लोगों को अपना समझकर ही तो मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। क्या सोच रहे हो केदार? जहर को जहर से ही मारा जाता है। वक्त के साथ बदलने में ही भलाई है। देखो मिस्टर केदार, जो इंसान वक्त की नजाकत को नहीं समझते, बेरहम वक्त के थपेड़े उन्हें बर्बाद कर देते हैं। तुम ठीक कहते हो राजशेखर। जो लोग वक्त के साथ बदलना नहीं सीखते, वक्त उनको तोड़ देता है, और जो लोग वक्त को बदलना जानते हैं, वक्त उन पर मेहरबान हो जाता है। चलो, देर से ही सही, पर तुम्हें इस बात का तो एहसास हुआ कि कौन अपना है और कौन पराया। तुम बेफिक्र रहो, ये तुम्हारे खिलाफ केस बनाया गया था, ये सब झूठा है। मुझे सब पता लग गया है। तुम बहुत जल्दी बहाल होके अपनी ड्यूटी पर वापस आ जाओगे। अच्छा, अब मुझे इजाजत दो। अच्छा भाभी, नमस्कार। नमस्कार। आज जिंदगी में पहली बार तुमने सही डिसीजन लिया है।
मैं बहुत खुश हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर केदार, ये रहे आपके रीइंस्टेट के ऑर्डर्स। इंक्वायरी के बाद ये साफ जाहिर हो गया था कि चौकीदार उस रात नशे की हालत में धुत था, जिसकी वजह से आपके नाम का फायदा उठाकर कोई और वहां से सीमेंट चुरा ले भागा था। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बहुत मदद की। नहीं मिस्टर केदार, नहीं, शुक्रिया आप मेरा नहीं बल्कि मिस्टर राजशेखर का कीजिए, जिनकी वजह से आप आज इस दफ्तर में वापस हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यू आर वेलकम। अच्छा सर, थैंक यू सर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग डैडी। hey, गुड मॉर्निंग बेटा। ये कहाँ जाने की तैयारी है? मैं कॉलेज जा रही हूँ। कॉलेज? वेरी गुड, वेरी गुड। ये तुम्हारा वो डफर, वो तुम्हारा भाई अजय कहाँ है? अजय अपने बेडरूम में है। बेडरूम में? अभी सोया है वो? I don't know. अच्छा डैडी, I'm getting late, मैं जाऊँ? ओके बेटा, ओके ओके। Thank you, bye. बाय डार्लिंग, बाय। Good morning uncle. गुड मॉर्निंग बेटा, कैसी हो? Fine. Okay uncle, bye. बाय। आओ राज, क्या हाल है? बैठो। ये बताओ राज, ये बड़ी देर के बाद मिलना हुआ, क्या चक्कर है ये? गुजरे कल की यादें, दोस्ती और प्यार ही तो है जो मैं तुमसे मिलने चला आता हूँ, वरना हमारे रास्ते तो कभी के अलग अलग हो चुके हैं। ये तुम किन रास्तों की बात कर रहे हो? मैं उन्हीं रास्तों की बात कर रहा हूँ जिन रास्तों पे तुमने साथ चलने की कसम खाई थी, जिन रास्तों पे तुम्हें ईमानदारी और सिद्धांतों की रोशनी में अपना भविष्य और अपनी मंजिलें नजर आती थी। राज, वो मेरी भूल थी। जिन रास्तों को मैं अपनी मंजिल समझ रहा था, उन रास्तों में सिवाय बर्बादी और अंधेरों के कुछ नहीं। और आज जिन रास्तों में तुम ईमानदारी को रौंदते हुए बढ़ रहे हो, क्या वो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएंगे? मेरी मंजिल क्या है, उसका अंजाम क्या होगा, राज, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन हाँ, इतना जरूर जानता हूं कि जिंदगी की हकीकत में अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इस बात की अच्छी तरह पहचान करवा दे। मेरे दोस्त, हम दोनों ने जिंदगी की शुरुआत एक साथ की थी और आज हम बराबर के ओहदे पर भी काम कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जिसे तुम जिंदगी की रंगत समझते हो, वो महज एक धोखा है, फरेब है, सिवाय बर्बादी के और कुछ नहीं। मेरे दोस्त, मैं उसी केदार को दोबारा देखना चाहता हूं जिसे मैं फख्र से अपना दोस्त समझता था। राज, मैं कुछ नहीं जानता। मैं बस ये जानता हूं कि आज मैं खुश हूं, मेरा परिवार खुश है। अरे भाई साहब, आप बहुत दिनों के बाद मिले, सब ठीक तो है ना? डार्लिंग, मैं जा रही हूँ, रात को एक पार्टी है, आने में थोड़ी देर हो जाएगी। आप ऐसा करना, खाना खा के सो जाना। ओके, बाय। अच्छा भाई साहब। देख रहा हूं दोस्त, तुम्हारा परिवार भी कितना खुश है और तुम भी कितने खुश हो। पता है राकेश, मेरे डैडी क्या कहते हैं?
डैडी तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं और कहते हैं कि जैसे अंकल इंटेलिजेंट थे वैसे तुम भी इंटेलिजेंट हो। और तुम्हारे डैडी मेरे बारे में क्या कहते हैं? मेरे डैडी? मेरे डैडी का तो कहना है कि सुजाता एक बेवकूफ और नालायक लड़की है और मुझे उससे तुम्हारा मिलना बिल्कुल पसंद नहीं। तो ठीक है, आज के बाद से तुम मुझसे कभी मत मिलना। मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था। आई एम सॉरी। डैडी तो दिन रात तुम्हारी तारीफ करते रहते हैं। सच? बिल्कुल सच। तो फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? बस यूं ही तुम्हें चिढ़ाने में जरा मजा आता है। सच बात तो ये है कि डैडी तुम्हें बहुत चाहते हैं। अच्छा? और मेरी माँ की तो बस एक ही तमन्ना है कि तुम हमारे घर की बहू बनकर आओ। डैडी कैसे हैं आप? बस बैठा हूँ बेटा। कहाँ से आ रही है हमारी बिटिया घूम के? डैडी मैं और अजय जरा घूमने गए थे। कैसा है ये लड़का अजय? अच्छा लड़का है डैडी। तुम्हें पसंद है ना? डैडी अब भी। सर आपके चीफ इंजीनियर बनने में बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। वैसे तो बहुत से दावेदार थे इस सीट के लिए, जिनमें से मैं भी एक था। खैर, किस्मत अपनी अपनी। बहरहाल मुबारक कबूल कीजिए। टेक इट इजी मिस्टर ग्रेवाल, टेक इट इजी। ऐसा होता रहता है। सर आपके दोस्त मिस्टर राजवंश नहीं आए मुबारकबाद देने? वो कैसे आएंगे? आज वो भी तो मुबारकबाद ले रहे होंगे और कल वो भी चीफ बने हैं। ओके, थैंक यू, सी यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। वाह भाई, मैं चाहता हूं कि अब हमारी ये दोस्ती आपसी रिश्ते में बदल जाए। आपसे रिश्ते में? जी, मैं अपनी बेटी मोना का हाथ आपके लड़के अजय के हाथ देना चाहता हूं। शेखर, शायद तुम्हारा कहना ठीक हो, लेकिन हमें तो पहले अपने बच्चों की राय भी तो पूछ लीजिए। अरे भाई, जो कुछ होगा इन दोनों की मर्जी से ही होगा। ये एक दूसरे को चाहते हैं, पूछिए अपने साहबजादे से। तुम टेंडर भरने की तैयारी करो। करोड़ों का ये टेंडर कैसे भी हमें हासिल करना ही होगा सर। ठीक है, थैंक यू। टेंडर तो समझो कि हासिल हो ही गया। केदार चीफ है, टेंडर पास करना उसके हाथ में है। और फिर भाई, केदार सिर्फ हमारा आदमी नहीं, मेरा संबंधी भी है। मेरी बेटी उसके घर की लक्ष्मी है। जी। ओ मोना, अभी तक तुम यहाँ बैठी हो? चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, आज डिनर बाहर करेंगे। प्लीज अजय, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे कहीं नहीं जाना। भाई, इसमें डिस्टर्ब होने की क्या बात है? बाहर डिनर भी करेंगे और एंजॉय भी हो जाएगा। अजय, मैं एक बात पूछती हूँ, क्या हम घर पर एंजॉय नहीं कर सकते? मैं, तुम और डैडी साथ में बैठकर डिनर नहीं कर सकते? लेकिन इस घर को तो तुम सबने सराय समझ रखा है। जब जिसका मन होता है आता है और जिसका मन होता है चला जाता है। कोई कहीं भी आए जाए, तुम्हें इससे क्या? तुम्हारा भी जहाँ जी चाहता है जाओ, तुम्हें किसने रोका है? तो इसका मतलब इस घर की मान मर्यादा, इस घर की इज्जत से आपको कोई लेना देना नहीं? इस घर की इज्जत और मान मर्यादा इस चार दीवारी में कैद नहीं। सोसाइटी में हमारा नाम है, हमारी इज्जत है, और क्या चाहिए भला? चलो अजय। गुड मॉर्निंग चीफ साहब। आइए आइए नवाब साहब, आइए, तशरीफ रखिए। नवाब साहब, आप हमारे घर तशरीफ लाए, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ अहम काम है। जी, वजह फरमाया आपने। मैं जिस काम के सिलसिले में यहाँ आया हूँ वो मेरी नजरों में तो बेशक अहम हो सकता है, मगर आपके लिए उस काम को अंजाम देना कोई बड़ी बात नहीं। मिस्टर नवाब, किसी भी काम को अंजाम देना इतना आसान नहीं है जितना आप समझते हैं।
फिर भी आप हमारे यहाँ आए, तो जितना मुमकिन हो सके हम आपकी मदद करेंगे। बताइए काम क्या है? सुना है आपके महकमे ने टेंडर निकाला है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए। मेरी गुजारिश बस इतनी ही है कि ये ठेका मुझे दे दिया जाए। जानते हैं नवाब साहब आप क्या कह रहे हैं? करोड़ों का ये प्रोजेक्ट और आप कह रहे हैं कि ये आपको दे दिया जाए? नो वे। जानता हूं हुजूर ये करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट है, लेकिन कौन कमबख्त कहता है कि करोड़ों रुपए नवाब खुद खाना चाहता है। मेरा जिंदगी भर का उसूल रहा है, जो मिले तकसीम करो, हर एक को उसका वाजिब हिस्सा दिया जाए और जनाब गुस्ताखी माफ हो। नवाब की तो पेशकशी लाखों से शुरू होती है, जो बाज मर्तबा ऐसे सौदों में करोड़ों तक जा पहुंचती है। नवाब, यूं तो बड़े बड़े मेरे अपने भी ये प्रोजेक्ट हासिल करने की तमन्ना रखते थे, लेकिन नवाब साहब हम तो आपकी बातों के कायल हो गए। ये प्रोजेक्ट आपको ही दे दिया जाएगा, लेकिन ये बात राज ही रहे तो। आप बेफिक्र रहिए हुजूर, वो राज राजी क्या जो नवाब के सीने में दफन ना हो जाए। क्या बकते हो? ये नहीं हो सकता। अगर आपको यकीन नहीं होता ना सरकार, तो ये देखिए अवार्ड लेटर की कॉपी जो नवाब की फर्म को भेजा गया है। करोड़ों का ठेका नवाब ले गया, मेरे साथ धोखा। आइए आइए शेख साहब आइए। मैं पूछता हूँ ये प्रोजेक्ट उस 2 टके के नवाब को कैसे मिला? कैसे ले गया नवाब ये करोड़ों का प्रोजेक्ट? रियली वेरी सॉरी मिस्टर शेखर, क्या हुआ कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन मीटिंग में मेरी एक भी नहीं चली, क्योंकि नवाब साहब की जो कोटेशन थी सबसे लोवेस्ट थी और सबसे बेहतर थी। कोटेशन बेहतर थी या नवाब की दी हुई रकम बेहतर थी? ये कहानियां किसी और को सुनाना मिस्टर केदार। मैं नहीं जानता था कि तुम इतने जलील हो सकते हो। जानते नहीं हो तुम किससे बात कर रहे हो? जानता हूँ उस केदार से जो आज तक मेरे टुकड़ों पर पलता आया है। शट अप मिस्टर शेखर, ये मत बोलो, मैं तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल सकता हूँ। तुम मुझे क्या धक्के मारोगे? तुम्हारे अंदर तो ना वो हिम्मत है ना औकात। तुम तो बाजार में पड़े सिर्फ एक बिकाऊ माल हो जिसे ज्यादा कीमत देकर कोई भी खरीद सकता है। याद रखना केदार, अगर मैं तुम्हें इस ऊंचाई तक पहुंचा सकता हूं तो नीचे भी गिरा सकता हूं, और अब के तुम ऐसे गिरोगे कि जिंदगी भर उठ नहीं पाओगे। आप कब आए? निशा, अब तो खुश हो ना? क्यों, मुझे क्या हुआ जो मैं उदास रहूं? मैं तो हमेशा खुश रहती हूँ। नहीं निशा, नहीं, हमेशा नहीं। निशा, हमारी जिंदगी के सफर में एक ऐसा भी दौर आया था जब तुम्हें खुशी की तलाश थी, लेकिन उस वक्त मैं तुम्हें खुशी नहीं दे सकता था। आज जब तुम खुश हो, लेकिन इन खुशियों के पीछे एक ऐसे नेक इंसान की आत्मा न जाने कहां दब के रह गई। ओ केदार, ये आज तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? जाने भी दो। ओह, लेट हो रही हूँ, मेरी फ्रेंड्स मेरा इंतजार कर रही होंगी। ओके, बाय।
नमस्कार भाई साहब। आज अचानक हमारी याद कैसे? अब तो आप पास रहकर भी हमसे दूर ही हैं। आइए ना, आइए बैठिए। नहीं भाभी, मैं निगाहों से कितना भी दूर क्यों न रहूं, लेकिन इस घर के प्रति मेरा लगाव और राज के साथ मेरी दोस्ती ने हमेशा मुझे तुम लोगों के करीब रखा है। चलो शुक्र है, तुम्हें कम से कम इंसानी रिश्तों का एहसास तो है। मैं तो सोच रहा था कि तुम सारी दुनिया को ही भुला बैठे हो। और भाई साहब, घर में सब ठीक तो है ना? मेरा मतलब है निशा भाभी और सुजाता बिटिया कैसी हैं? हाँ भाभी, ठीक ही है। निशा तो बस अपनी दुनिया में मगन है। रही बात बच्चों की, उनका तो ख्याल रखना ही पड़ता है। अजय तो अपने रास्ते से भटक चुका है और इस वक्त अगर मुझे चिंता है तो सिर्फ बेटी सुजाता की। मैं आज कुछ मांगने का साहस तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरे दोस्त, आज मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं। मैं अपनी बेटी सुजाता का हाथ तुम्हारे बेटे राकेश के हाथ में देना चाहता हूं। सुजाता बेटी यहां बहू बनकर आएगी तो उसकी तकदीर संभल जाएगी। केदार, मेरे दोस्त, सुजाता इस घर की बहू बने, इससे बढ़कर हमारे लिए और क्या बात होती है। ध्यान की बात। ये लो, जैसा मैंने कहा वैसा ही करना, समझ गए ना? मैं समझ गया सर। अब तुम जाओ। हेलो हेलो, विजिलेंस डिपार्टमेंट। देखिए साहब, मैंने आपका काम कर दिया है, लेकिन कहने की जरूरत नहीं सर, मैं समझ गया। हम लोग विजिलेंस से हैं, हमें शक है कि आपने रिश्वत ली है, इसलिए हम आपकी तलाशी लेना चाहते हैं। सर। मिस्टर केदार, मैं को रिश्वत लेने के जुर्म में सस्पेंड करता हूँ। राजेश्वर के साथ गद्दारी करने वाले लोगों का यही अंजाम होता है। अब देखता हूं उसे कौन बचाता है। वाह सरकार वाह, आपने भी क्या जाल बिछाया है। आखिर विजिलेंस वालों से उसे सस्पेंड करा ही दिया। डैडी, ये सब आपने किया? आपने ये अच्छा नहीं किया। और उसने जो मेरे सीने में बेवफाई का खंजर घोंपा, वो उसने अच्छा किया? ये जानते हुए भी कि तुम उसके घर की बहू, उसने मेरे साथ गद्दारी करी, मुझे धोखा दिया, इसका फल तो उसे मिलना ही था। उन्होंने आपके साथ क्या किया क्या नहीं, ये मैं नहीं जानती, लेकिन इससे आपने इस घर को तो बर्बाद किया ही, साथ ही अपनी बेटी की खुशियों का गला भी घोट दिया। डैडी, मैंने कोई तुम्हारी खुशियों का गला नहीं घोटा, बल्कि तुम्हारी चाहतें और तुम्हारी खुशियां वापस लौटाई है। वो घर तो अब एक डूबते हुए जहाज की तरह है, जहां से हर कोई भाग जाना चाहता है। और फिर ये घर तुम्हारा है, ये सारी चीजें तुम्हारी हैं, और मैं चाहूंगा कि तुम्हारा अजय भी यहीं आकर रहे। केदार, मैं जानता था केदार तुम यहीं मिलोगे। केदार, अब जो हो गया उसे भूल जाओ। देख, मुझसे तेरा ये उदास चेहरा नहीं देखा जाता। मैं तुझे हर पल खुश देखना चाहता हूँ। जीना सीखो केदार, जीना। कहां से लाऊं मैं खुशी? कैसे रहूं मैं खुश? अपनी ईमानदारी, अपनी सिद्धांतों को मैं रोनता चला आया और मैंने सोचा कि मैं खुशियां बटोरूं उसके साथ, लेकिन वो चली गई। वो किसके लिए जीना है मुझे तुम ही बता दोस्त, किसके लिए? ये पेड़, ये पौधे,
सब मेरी मेरी बेबसी पर हंस रहे हैं और तुम कह रहे हो कहा निशा, और अब मैं जीना भी नहीं चाहता हूँ राज, मैं जीना भी नहीं चाहता। प्लीज लीव मी अलोन, प्लीज लीव मी अलोन, प्लीज प्लीज राज प्लीज। वो देखो केदार, दूर क्षितिज में सूर्य अस्त हो रहा है। वो कल फिर उदय होगा, नए जीवन के साथ, नई आशा के साथ। मैं पूछती हूँ, इन बच्चों का क्या होगा? इनके भविष्य का क्या होगा? मेरा क्या होगा? जिसे तुम जिंदगी की रंगत समझते हो, वो महज एक धोखा है, फरेब है, सिवाय बर्बादी के और कुछ नहीं। अगर मैं तुम्हें इस ऊंचाई तक पहुंचा सकता हूं तो नीचे भी गिरा सकता हूं, और अब के तुम ऐसे गिरोगे कि जिंदगी भर नहीं पाओगे। मुबारक हो, तुम केस जीत गए हो। तुम्हें रेस्टेट कर लिया गया है, मगर डिमोशन की शर्त के साथ। अब तुम चीफ नहीं, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हो। अरे दोस्त, चीफ ना सही, मेरा दोस्त तो है। रंजना, तुम ये फाइल भी स्टडी करो। हाँ साहब, कहिए क्या कहना है आपको? सर नहीं कोई बात नहीं सर, आपसे कुछ बात करनी। देखिए, बेकार की बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। यू प्लीज गो, आप जाइए। रंजना, आज तो वही केदार जो बरसों पहले न जाने कहां खो गया था। अब तो तुम खुश हो ना? राज, आज मैं वही केदार हूं जिसकी दोस्ती पर तुम्हें कभी नाज था। आज मैं भी तुम्हें एक खास चीज देना चाहता हूं। भाभी, मुझे माफ कर दो केदार, मैंने आपको बहुत कष्ट दिए।